मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्लेटो की अंतिम रचना लॉज है। उसके अंदर प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य का सिद्धांत दिया है। इसको लेकर गैटेल ने कहा है कि मानव चरित्र की अपूर्णता के कारण आदर्श राज्य संभव नहीं है और क्योंकि ऐसी स्थिति में कानून के बिना काम नहीं चल सकता, इसीलिए प्लेटो ने लॉज में ऐसी कानूनी व्यवस्था का सुझाव देता है जिससे वर्तमान स्थिति में अधिक लाभ हो सके। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज, जो कि प्लेटो के जीवन की अंतिम रचना थी, वह प्लेटो ने की मृत्यु के 1 वर्ष बाद प्रकाशित हुई, जिसमें प्लेटो ने अपने आदर्श को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया। तो इसके बारे में गैटेल ने कहा कि क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य को व्यवहार में नहीं अपना सकता था। इसीलिए उन्होंने कानून को महत्व दिया और लॉज के अंदर कानूनी व्यवस्था का सुझाव दिया। तो पहले हम लॉज की विषय वस्तु देखेंगे, फिर प्लेटो का उपादर्श राज्य क्या है और उसका मूल्यांकन। आपके प्रश्न आ सकता है कि प्लेटो के उपादर्श राज्य का वर्णन करो, इस तरह से। तो इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आमतौर पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन प्लेटो के उपादर्श राज्य से संबंधित होते हैं, तो हम उनको भी डिटेल से देखेंगे। पहले लॉज का परिचय देख लेते हैं। यह प्लेटो के जीवन का अंतिम ग्रंथ है, जो 347 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुआ। इसमें प्लेटो ने अपने जीवन के व्यावहारिक अनुभव को वैचारिक रूप में पेश किया। रिपब्लिक जहां प्लेटो का आदर्श था, वहीं लॉज प्लेटो का उप आदर्श है। उप आदर्श में प्लेटो ने अपने विचारों का यथार्थ प्रस्तुत किया है। लॉज में प्लेटो ने आदर्श और व्यावहारिकता को आपस में मिलाकर एक उप आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने लॉज में यही प्रयास किया कि आदर्श राज्य के उन सभी अंगों में इतना संशोधन और परिवर्तन कर दिया जाए कि वो व्यावहारिक बन जाएं। इसीलिए लॉज में उसने दार्शनिक शासन के स्थान पर कानून को महत्व दिया, न्याय के सिद्धांत के स्थान पर आत्म संयम के सिद्धांत को अंगीकार किया, साम्यवाद योजना का त्याग कर दिया और सभी वर्ग के व्यक्तियों को संपत्ति और पारिवारिक जीवन का अधिकार दिया। रिपब्लिक की शिक्षा योजना के स्थान पर एक संशोधित शिक्षा योजना पेश की। प्लेटो का लॉज है और रिपब्लिक का आदर्श राज्य दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वरन वह एक दूसरे के पूरक हैं। प्लेटो ने अपने लॉज को 12 भागों में विभक्त किया है और यह पुस्तक संवाद शैली में लिखी गई है। संवाद शैली मतलब वार्तालाप करते हुए। इसमें प्लेटो ने 3 व्यक्तियों को आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाया है, जिसमें वो एक आदर्श राज्य के नियमों का वर्णन करते हैं। इसमें कीटवासी क्लीनियस, स्पार्टावासी मैगिलियस और एथेंस वासी विदेशी हैं। उनकी वार्तालाप में उन्होंने अपने उपादर्श का पूरा मॉडल पेश किया है। लॉज है वो 12 भागों में विभक्त है। पहले 2 भागों में संगीत और नृत्य का वर्णन किया गया है और तीसरे भाग में राज्य के ऐतिहासिक विकास का विवरण है। चौथे में राजनीति शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन है और 5 से लेकर 8 तक के भागों में कानून, शासन विधान, पदाधिकारी, राज्य की जनसंख्या, शिक्षा पद्धति आदि का वर्णन किया है। 9वें से 11वें भाग में फौजदारी और दीवानी कानूनी संहिता का वर्णन है और 12वें भाग में प्लेटो ने दंड की व्यवस्था की है, कर्तव्यों का पालन ना करने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए। अब हम देखते हैं प्लेटो का उपादर्श राज्य। उपादर्श राज्य में निम्नलिखित व्यवस्थाएं और सिद्धांत हैं।
उप आदर्श का पहला पॉइंट है उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। प्लेटो का कहना है कि राज्य को समुद्र तट से पर्याप्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर सागर तट निकट होने से विदेशी व्यापार उस पे सदैव गिर्द की तरह नज़रें गड़ाए रहते हैं जो विदेशी व्यापारी, और उसे अपनी रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ऐसे देश जो समुद्री तट के पास होते हैं, तो देश की भौगोलिक स्थिति है वो समुद्र से दूर होनी चाहिए, और राज्य को चारों ओर सुरक्षित सीमाओं से घिरा होना चाहिए ताकि दूसरा राष्ट्र उस पर आसानी से आक्रमण ना कर सके। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई है 5040। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। प्लेटो के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। दूसरा पॉइंट है उप आदर्श राज्य की आधारशिला कानून की सत्ता। लोज का राज्य वह शासन है जिसमें कानून की स्थिति सबसे ऊंची है। शासक और शासित दोनों ही कानून के अधीन रहते हैं। प्लेटो का कानून से तात्पर्य है कानून का सभ्यता का सर्जन करना, विवेक, मानव समाज की विवेकपूर्ण निधियाँ। कानून की आवश्यकता। प्लेटो ने कहा कि कानून की दो आवश्यकताएं हैं। पहला, मानव मन की सीमाएं। मानव मन है वो काफ़ी चंचल है, उसमें जल्दी ही बुराइयां आ जाती हैं, तो उन बुराइयों को कंट्रोल करने के लिए कानून होना चाहिए। और दूसरा है यदि व्यक्ति का मानस सामाजिक जीवन के संपूर्ण हित की बात का अभ्यास भी है, मतलब समाज सभी के हित के लिए प्रयास करें, इसके लिए कानून की आवश्यकता है। कानून की उत्पत्ति। प्लेटो के अनुसार कानून का निर्माण विधायक के हाथ से होता है। आरंभिक उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जब मानव समाज बना तो बहुत सारे परिवार थे, सभी परिवारों के अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं थी, तो इन रीति रिवाज और परंपराओं में आपस में कुछ न कुछ विरोधाभास था। उन विरोधाभासों को हटाकर एक सामान्य हित में कानून बनाए गए और बनाने वाला विधायक था। कानून की प्रभुत्ता या सर्वोच्चता। प्लेटो के लोज में कानून है वो सर्वोच्च हैं। शासक, शासित, सरकार सब कानून के अधीन हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से उच्च नहीं है। कानून की अपरिवर्तनीयता। प्लेटो के अनुसार कानून हैं वो कठोर हैं, उनमें परिवर्तन इजी वे से नहीं किए जा सकते। समय और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन हो तो सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में परिवर्तन किए जाएंगे। कानून और नैतिकता में साम्य। प्लेटो के कानून और नैतिकता में कोई अंतर नहीं किया है। कानून संबंधी धारणा का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है। प्लेटो कानून और नीति में कोई भेद नहीं करते। अब है उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन। अब पारिवारिक जीवन के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो रिपब्लिक में जहाँ परिवार रखने का अधिकार सिर्फ एक वर्ग, उत्पादक वर्ग को ही देता है, वहीं लोज में उन्होंने सभी वर्गों को परिवार रखने का अधिकार दिया है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और कार्य क्षेत्र में समानता का अधिकार भी दिया है। प्लेटो ने परिवार का अधिकार तो दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि विवाह से पूर्व पहले एक स्वास्थ्य जांच हो जानी चाहिए और विवाह हमेशा अवस्थ लोगों का ही होना चाहिए। दूसरा, उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था। लोज में प्लेटो संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार करता है, किंतु साथ ही साथ राज्य का नियंत्रण भी अनिवार्य मानता है। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति रखी जा सकती है, लेकिन उसका उपयोग है वो सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, सामान्य हित के लिए होना चाहिए, और संपत्ति का अत्यधिक संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। अगर संपत्ति का अत्यधिक संग्रहण किया जाता है तो उसे अन्य जो संपत्तिहीन व्यक्ति हैं उनमें बांट देना चाहिए। इसी प्रकार भू संपत्ति के बारे में कहा है, यदि किसी एक वर्ग के पास संपत्ति अत्यधिक है तो उसे भी भूहीन को बांट दिया जाना चाहिए। अब है उप आदर्श राज्य में शासन का स्वरूप। तो शासन के स्वरूप में प्लेटो ने
सर्वोच्च सरकार को ना देकर सर्वोच्चता कानून को दी है। उसके अनुसार सभी राजनीतिक संस्थाएं कानून के अधीन हैं। अब शासन का स्वरूप कैसा होगा? जैसे अब हम बात करते हैं सरकार की तो हमारे दिमाग में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका आती है ना। तो उसी प्रकार प्लेटो ने भी अपने शासन का स्वरूप बताया। पहला उसने कहा शासन चलाने के लिए एक साधारण सभा होगी, जनरल असेंबली, जैसे अब हमारी संसद होती है। उसमें उस राज्य के सभी नागरिक होंगे। राज्य के नागरिक कितने थे? 5040 सभी व्यक्ति इकट्ठे होंगे और कम से कम साल में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी। इस सभा का काम क्या है? अन्य संस्थाओं के सदस्यों को चुनना। तो ये तो संसद की तरह एक सभा होगी, सारे इकट्ठे बैठेंगे कम से कम साल में एक बार। दूसरा है सलाहकार बोर्ड। राज्य में एक सलाहकार बोर्ड भी होगा। अब देखो क्वेश्चन बन रहा है, साधारण सभा में कितने मेंबर हैं? 5040। सलाहकार बोर्ड में कितने हैं? तो 37 सदस्य होंगे। अब इन 37 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? साधारण सभा के द्वारा चुनाव किया जाएगा। और इनकी आयु सीमा क्या है? 50 से 70 वर्ष की आयु के बीच के 37 व्यक्तियों का चुनाव किया जाएगा। इनका चुनाव तिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर होगा। तिहरी मतलब 3 बार चुनाव होंगे। पहले 540 मेंबर्स इकट्ठे होंगे, फिर वो 300 उम्मीदवारों को चुनेंगे, फिर 300 में से 100 को चुनेंगे और फिर 100 में से 37 को चुनेंगे। और ये जो सलाहकार बोर्ड है इसका कार्य परामर्श देना होता है। अब है तीसरा, राज्य के सलाहकार बोर्ड। अब आगे सलाहकार बोर्ड होगा, उसको परामर्श देना है। सलाहकार बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित रूप देने के लिए वास्तविक रूप में शासन करने के लिए एक प्रशासनिक परिषद होगी। 3 अंग हो गए हैं भाई, साधारण सभा, सलाहकार बोर्ड और प्रशासनिक परिषद। प्रशासनिक परिषद में कितने मेंबर हैं? 360। सलाहकार बोर्ड में 37। अब ये जो 360 हैं इनका काम क्या है? इनका काम है राज्य को कोई व्यक्ति हानि ना पहुंचाए, कानून बदलने की आवश्यकता ना हो, प्रशासनिक कार्यों को देखना। प्रशासनिक परिषद का कार्यकाल कितना होगा? इसका 20 वर्ष कार्यकाल होगा। अब है उपाध्यक्ष राज्य का शासन विधान, मिश्रित संविधान। प्लेटो ने अपने लॉज में मिश्रित संविधान का निर्माण किया है, अर्थात लॉज में राज्य का विधान राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण है। प्लेटो ने अपने शासन में वयस्क मताधिकार को भी अपनाया है। उसने राजतंत्र का विवेक का गुण और प्रजातंत्र की स्वतंत्रता समानता को अपनी शासन प्रणालियों में मिश्रित रूप में अपनाया है। अब है उपाध्यक्ष राज्य की शिक्षा योजना। रिपब्लिक की भांति ही प्लेटो ने लॉज में भी शिक्षा के ऊपर विचार दिए हैं, लेकिन लॉज की शिक्षा प्रणाली है वो बहुत लंबी नहीं है। प्लेटो ने लॉज में एक व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली दी है। 2 प्रकार की शिक्षा प्रणाली है, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। जन्म से लेकर 10 साल तक प्राथमिक शिक्षा होगी और 10 साल की एज के बाद माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा प्रणाली है वो राज्य नियंत्रित बताई है, प्लेटो ने कहा है। और प्लेटो ने शिक्षा के लिए एक मंत्री पद की भी व्यवस्था की है और शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि शिक्षा मंत्री के लिए प्रधानमंत्री मतलब उसके इक्वल माना है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। अब है उपाध्यक्ष राज्य में आत्म संयम। जहाँ रिपब्लिक के अंदर न्याय को महत्व था, न्याय पे आधारित था आदर्श राज्य, वहीं प्लेटो का जो उपादर्श है वो आत्म संयम पर आधारित है। आत्म संयम का अर्थ है नागरिक कानूनों का पालन करें, राज्य की संस्थाओं के प्रति उसके मन में आदर भाव हो और कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करें। प्लेटो की मान्यता है कि आत्म संयम के अभाव में राज्य का कानूनी रूप है वो नहीं पनप सकता। अब नेक्स्ट व्यवस्था है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में प्लेटो ने 4 प्रकार के न्यायालय बताए हैं।
पहला है स्थायी न्यायालय। स्थायी न्यायालय है स्थायी न्यायालय, यह आपसी झगड़ों का निपटारा करेगा। दूसरा है क्षेत्रीय न्यायालय। क्षेत्रीय न्यायालय एक क्षेत्र विशेष के निवासियों के झगड़ों का निपटारा करेगा। तीसरे नंबर पर है विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय। ये क्या है? इसके न्यायाधीशों को प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे और समस्त राज्य के व्यक्तिगत झगड़े इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे। जो विशेष न्यायालय है वो समस्त क्षेत्र के लिए होगा। अब है संपूर्ण जनता का न्यायालय। संपूर्ण जनता का न्यायालय साधारण सभा स्वयं ही ये काम करेगी। अब देखो साधारण सभा के बारे में हमने क्या देखा कि जो साधारण सभा है वो संसद के रूप में भी कार्य कर रही है और पूरे क्षेत्र के न्यायालय के रूप में भी कार्य कर रही है। राज्य के प्रमुख और राज्य संबंधी सभी झगड़ों का अंतिम निर्णय यही होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय कौन है? संपूर्ण जनता का जो न्यायालय है वो प्लेटो के न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय है। अब उप आदर्श राज्य का मूल्यांकन देख लेते हैं। प्लेटो के उप आदर्श राज्य लोज के अंदर वर्णित है, वो व्यवहारिक है और उसकी व्यवहारिकता के कारण ही प्लेटो का शिष्य अरस्तु लोज के आदर्शों को अपने विचारों में अपनाता है। अरस्तु ने कानून, सर्वोच्चता, मिश्रित संविधान, शिक्षा पद्धति आदि लोज के सिद्धांतों को अपने विचारों में अपनाया है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्लेटो का लोज है वह उसका व्यवहारिक दर्शन है, जिसके अंदर वो काल्पनिक विचार ना देकर वास्तविकता को यथार्थ रूप में चित्रित करता है। धन्यवाद।